दोस्तों, एक सम्राट जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसे अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उधेड़ में था कि किसी तरीके से उसे ये पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो इसके इस साम्राज्य को और फैला सकता है, इसे और धनवान व समृद्ध बना सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीके से अपने बेटों की परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने तरह तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार तीनों राजकुमार एक समान योग्यता वाला सिद्ध होते गए। सम्राट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों सम्राट के महल में एक बूढ़ा सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि सन्यासी दोपहर में भिक्षा मांगने आया था, इसलिए सम्राट उससे आग्रह करता है कि आज का भोजन वह उसकी महल में ही करे। तत्पश्चात वो भिक्षा लेकर वहां से जा सकते हैं। सन्यासी सम्राट की बात मान लेता है और दोनों भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठ जाते हैं। जब वो भोजन कर रहे थे तो सन्यासी राजकुमार के मुख पर पड़ रही चिंता की लकीरों को देखकर ये अनुमान लगा लेता है कि जरूर राजा किसी बड़ी उलझन या परेशानी में है। भोजन के पश्चात जब सम्राट और सन्यासी एक कक्ष में बैठते हुए बातें कर रहे थे, तो सन्यासी ने सम्राट से पूछ ही लिया, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप किसी बड़े ही उलझन में हैं। अगर आप चाहे तो मुझसे अपनी चिंता साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, चिंता बस इसी बात की है कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों पुत्र किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कम नहीं है। तीनों एक से बढ़कर एक है। समझ नहीं आता कि किसके हाथों साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। तब बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत आसान है। फिर उस सन्यासी ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी काफी पसंद आई। इसके बाद उस बूढ़े सन्यासी ने सम्राट से जाने की आज्ञा ली और वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सुबह सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन तीनों पुत्रों को गेहूं से भरा एक एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है। शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब मैं लौटूं तो तुम लोगों को मुझे ये गेहूं सुरक्षित वापस लौटाना है। एक भी दाना इधर का उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पिता के जाते ही सबसे बड़ा पुत्र उस गेहूं के बोरे को तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद से कि जब पिता वापस आएंगे तो उन्हें ये गेहूं का बोरा सुरक्षित वापस लौटा दूंगा। दूसरा पुत्र सोचता है कि गेहूं को तिजोरी में रखना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि क्या पता कितना समय लग जाए पिताजी को वापस आने में। तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं, वो सड़कर राख भी हो सकता है। यही सब सोचकर उसने उस गेहूं को महल के पीछे खाली पड़ी एक जमीन पर फेंक दिया, यह सोचकर कि इससे इतनी फसल तो हो ही जाएगी कि पिताजी को एक बोरा वापस कर दूंगा। लेकिन वह कोई किसान तो था ही नहीं, उसे खेती की समझ थी ही नहीं। उसने गेहूं को ऐसे ही फेंका था जैसा कोई किसान कभी नहीं फेंका। उसने गेहूं फेंकने से पहले न तो जमीन की जांच की थी कि जमीन बंजर है या उपजाऊ, न तो जमीन जुतवाई थी, न ही उसमें से खरपतवार हटवाई थी, और न ही जमीन को किसी भी प्रकार से तैयार किया था
फसल बोने के लिए बस भगवान भरोसे फेंक दिया था कि जब भगवान इतने सारे फालतू को उगा देते हैं, मेरे गेहूं के पौधे को उगा ही देगा। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना तो साफ साफ मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक उनका सड़कर राख बन जाना तो निश्चित है, और गेहूं को यूं ही नीचे भगवान भरोसे उसे फेंक देना भी जोखिम जैसा होगा। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। वह एक किसान के पास गया। उसने उस किसान की मदद से एक अच्छी उपजाऊ जमीन वाला खेत ढूंढा। उसने सारे खरपतवार हटवाए, उसे जुतवाकर अच्छे से तैयार करवाया और उसमें बीज बोए। साथ ही समय समय पर उन्हें खाद और पानी भी दिया। 3 साल जब पिता वापस आए तो सबसे बड़े बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाई। वहां राख के ढेर के अलावा और कुछ न था। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें असीम संभावना थी, जो विकसित होकर इन 3 वर्ष में सैकड़ों गुना होते थे, लेकिन तुमने उन जीवित दानों को मिट्टी कर दी। जो जिंदा थे उन्हें भी मार दिया। जो विकास की संभावना थी वो सब तुमने नष्ट कर दी। भला मैं तुम्हारे हाथों में राज्य देकर क्या करूँगा? तुम कुछ ही वर्षों में उसका भी यही हाल कर दोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वह सम्राट को महल के पीछे की ओर बंजर जमीन पर ले गया, जहां उसने दाने फेंक दिए थे। लेकिन वहां तो गेहूं का एक भी पौधा नहीं था। वहां केवल खरपतवार और कांटेदार पेड़ जगे हुए थे। दाने फेंकने के बाद पिछले 3 वर्षों में राजकुमार वहां दोबारा देखने भी न आया था। पिता ने पूछा, कहाँ है गेहूं के पेड़? पुत्र ने कहा, मैंने तो यहीं पर बोया था, पता नहीं कहाँ गई। सम्राट ने पूछा, गेहूं बोने से पहले जमीन की जांच की थी? जमीन को बीज बोने लायक तैयार किया था? बेटे ने शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा कि जब जमीन पर इतने सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास फूस बिना बोए पैदा होते रहते हैं और बिना ख्याल रखे इतने बड़े हो जाते हैं, तो मेरे गेहूं के बीज तो उग ही जाएंगे और उनसे एक बोरा गेहूं तो निकल ही जाएगा। सम्राट ने कहा, तू भी इस राज्य को संभालने के लायक नहीं है, जो इंसान बीज बोने से पहले यह भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बोने के बाद 3 साल तक वापस देखने भी नहीं जाता कि उसका क्या हाल है, वो इस राज्य के साथ क्या करेगा। मैं यह भी हिसाब देख सकता हूँ। सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, गेहूं कहाँ है? वह सम्राट को एक बड़े से खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितना गेहूं दिया था उसका 1000 गुना हो गया था। खेत बड़ा से बड़ा होता चला गया था, क्योंकि जितना भी गेहूं होता वह उसे अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग कर लेता। पिता देखकर हैरान रह गया। उसके सामने एक विशाल लहराता खेत खड़ा हुआ था, जिसमें जीवन था। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिस पर गिरकर चमक रही थी और जिसकी हरियाली से आंखों को सुकून और मन को शांति मिल रही थी। उसकी इस झूमती फसल को देखकर पिता का दिल भी झूम उठा और वह उत्साह से चिल्लाकर बोल उठा, राज्य तो तुम ही संभाल सकते हो, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल सके वो इतने बड़े साम्राज्य, इतनी बड़ी संभावना को कैसे संभाल सकेंगे। और वह राज्य उस छोटे बेटे को सौंप दिया गया। दोस्तों, यहाँ वो तीनों राजकुमार दुनिया के 3 अलग अलग तरह के लोगों और उन्हें मिलने वाले गेहूं के बोरे, हम सबको मिलने वाले एक समान समय के प्रतीक है। उन तीनों राजकुमारों की तरह ही हम सभी को भी एक समान समय मिलता है संभावनाओं को विकसित करने के लिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग कभी इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं करते
कि अपने समय का सही और सर्वोच्च उपयोग कैसे किया जाए। ठीक उस पहले राजकुमार की तरह जिसने जरा भी विचार और प्रयास नहीं किया गेहूं के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने का। इसी प्रकार ज़्यादातर लोग अपने समय को फालतू के कामों में लगाकर उसका सही उपयोग न करके अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर लेते हैं, मिट्टी कर लेते हैं। ठीक उस तिजोरी में रखे गेहूं की भांति कुछ लोग दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और अवसरों की कीमत समझते तो हैं, लेकिन कभी भी पूर्णता के साथ कर नहीं पाते। उनके हर प्रयास आधे अधूरे ही रह जाते हैं। अपने आलस्य से, असफलता का डर और काम को टालने की आदत की वजह से ये हर काम में आधा अधूरा प्रयास करते हैं और जिंदगी भर सफलता का मुंह देखते हैं। ये सब कुछ जानने और समझने के बाद भी कभी कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। बस कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने समय और जीवन में आने वाले हर मौके का भरपूर उपयोग करते हैं। ये कर्म योगी पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाते हैं। इनके मन में कोई संदेह, कोई डर लंबे समय तक भर नहीं पाता और यही वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें जन्म के समय मिलता है उसे अपने अंत तक समय तक 1000 गुना करके संसार को वापस लौटा जाते हैं।